नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 15 हम लोग का चल रहा था। दोस्तों, इसका आज हम लोग सेकंड वीडियो भाग 2 जो है ला रहे हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल सके। और दोस्तों, आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो प्लीज़ वो अपने YouTube के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए ताकि आपको मेरी वॉइस आपके माध्यम से मिल सके। और दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 15 भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें आज का टॉपिक हम लोगों का दोस्तों है सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी। चलिए पढ़ते हैं। 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच अनेक मतभेद हुए। उग्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। आगे है दोस्तों, सूरत में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन पहले नागपुर में होना प्रस्तावित था, किंतु नरमपंथियों ने तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए फिरोज शाह मेहता से अधिवेशन का स्थल बदलवा कर सूरत करवा दिया। सूरत उस समय बम्बई प्रांत में था तथा नागपुर मध्य प्रांत में था। मेजबान होने के नाते तिलक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, अतः गरम दल यानी उग्रपंथ ने लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। आगे है दोस्तों, गरम दल में तिलक को, लाला लाजपत राय को एवं बिपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष बने। ठीक है, आगे है, सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 ईस्वी में पास किए गए 4 प्रस्तावों, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की व्याख्या को लेकर भी विवाद था। अरविंद घोष के नेतृत्व में अधिकतर उग्रपंथी यह मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो चुकी है तथा वे नरमपंथियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। नरमपंथी सरकार से सीधा झगड़ा नहीं करना चाहते थे। आगे है दोस्तों, सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय स्वागत समिति द्वारा हुआ। 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन में दोनों पक्षों के बीच खुला संघर्ष हुआ और विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में फेंके गए जूते सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं फिरोज शाह मेहता को लगे। सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है तिलक ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है। एनी बेसेंट ने इसे कांग्रेस इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया। आगे है दोस्तों, 1908 ईस्वी में तिलक को केसरी में छपे लेख के आधार पर गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए बर्मा की
मांडले जेल में भेज दिया गया। तिलक की सज़ा के खिलाफ बम्बई के कपड़ा मिल के मजदूर ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। मांडले जेल में ही तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी। ठीक है, आगे है, तिलक को सज़ा न्यायाधीश स्ट्रेची ने सुनाई। तिलक की सज़ा के खिलाफ मैक्स मुलर ने दया की याचिका की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 6 वर्ष की सज़ा सुनाए जाने पर तिलक ने कहा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति है। आगे दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अरविंद घोष सन्यासी बनकर पांडिचेरी चले गए। सूरत अधिवेशन में कुंवर जी मेहता एवं कल्याण जी मेहता ने भाग लिया तथा इन दोनों ने पाटीदार युवक मंडल की स्थापना की। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट किरदार निभाए थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 ईस्वी, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 36 लोग शामिल थे। उसमें आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। शिष्टमंडल के प्रतिवेदन का प्रारूप अर्चबोल्ड ने तैयार किया था। लीग के गठन में अलीगढ़ कॉलेज प्राचार्य अर्चबोल्ड और वायसराय के निजी सचिव डनलप स्मिथ की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। मौलाना मोहम्मद अली ने शिमला शिष्टमंडल को ब्रिटिश सरकार द्वारा आदेशित या फरमाइशी प्रदर्शन कहा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। आगे, वकार उल मुल्क एवं आगा खां भी लीग के सह संस्थापक थे। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 1908 ईस्वी में आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य आइए देख लेते हैं। पहला है ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। नंबर 2, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। नंबर 3, उपरोक्त दोनों उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना जहां तक संभव हो मुसलमानों व दूसरी जातियों के बीच मित्रता के भाव उत्पन्न करना। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था दोस्तों। आगे पॉइंट है दोस्तों। 1907 ईस्वी में कराची में लीग के प्रथम अधिवेशन में लीग का संविधान बनाया गया। लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप मौलाना मोहम्मद अली जौहर यानी अली बंधुओं में एक ने बनाया। 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी। मुस्लिम लीग के 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार किया गया। शिमला में शिष्टमंडल ने जब 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को पृथक निर्वाचन की मांग की थी, तब मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन
1913 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से किया। आगे है, जिन्ना ने 1913 ईस्वी में ही लीग का सदस्यता ग्रहण की थी। लीग ने 1913 ईस्वी में स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। आगे है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था एवं प्रारंभ में अलीगढ़ में था। लंदन मुस्लिम लीग की शाखा अमीर अली ने स्थापित की। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। ठीक है, 1909 ईस्वी के सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद का दमन करना था। 1909 ईस्वी के सुधारों का लक्ष्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था। मार्ले ने स्वयं कहा कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, जिसने भारत में सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज बो दी। ठीक है, विभाजन की बीज बो दी। मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था। लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारे में लिखा कि हम ड्रैगन स्थित बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। दिल्ली दरबार देखते हैं दोस्तों। 1911 ईस्वी। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी। आगे है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया व असम को भी 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। असम में सिलहट भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की समस्त राजनैतिक पार्टियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। उदारवादियों ने इस आशा में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि उनके सहयोग के बदले उनकी स्वशासन की मांग को पूरा किया जाए। तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दौरान सरकार की सहायता के लिए धन तथा सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए गांवों का दौरा किया। आगे है दोस्तों, दौरा किया, एक सेकंड दोस्तों, अब ठीक है। गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार से मोह भंग हो गया तथा लीग कांग्रेस के नज़दीक आने लगी। आगे है दोस्तों, कामागाटा मारू प्रकरण। क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1914 में हुआ था कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में विवाद था। कनाडा ने ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। उन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने का कोई मार्ग नहीं था। नवंबर 1913 ईस्वी में
कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, इस फैसले से उत्साहित होकर गुरजीत सिंह नामक भारतीय मूल का सिंगापुर का व्यापारी कामागाटा मारू यानी गुरु नानक जहाज नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को, जिनमें अधिकतर भारतीय थे, वैंकूवर ले गया। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया व उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समय तक कनाडा सरकार ने कानून की उन खामियों को दूर कर लिया था जिनकी वजह से नवंबर 1913 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। यात्रियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए वैंकूवर ने बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक तथा हुसैन रहीम की अध्यक्षता में शोर कमेटी का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र तथा सोहन सिंह भकना ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद अंग्रेजों ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। 29 दिसंबर 1914 ईस्वी को जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर बजबज डॉकयार्ड में यात्रियों व पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए। एक सेकंड दोस्तों, 18 यात्री क्या हुए? मारे गए। आगे दोस्तों, गुरदीत सिंह भूमिगत हो गए। बाद में 1922 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर गुरदीत सिंह ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें 5 वर्ष की सज़ा दी गई। कितना दोस्तों? 5 वर्ष की सज़ा दी गई। आगे देख लेते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अंबिकाचरण मजूमदार ने की। लखनऊ अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहला है दोस्तों, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में निष्कासित उग्रपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। जिन्ना ने पहली बार 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया था। आगे दोस्तों, इसी वर्ष 1913 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी जिन्ना ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के 1913 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में ही लीग ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया व कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले मुस्लिम लीग ने 1912 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में यह तय किया कि वह भारत में स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य दल का इस शर्त पर सहयोग कर सकती है कि वह दल मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करे। 3 वर्ष बाद लखनऊ में कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट स्वीकार किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। यह बाद में बड़ी भूल सिद्ध हुई। आगे चलकर यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर सिद्ध हुआ। बदले में लीग ने कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। आगे है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तिलक और जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। लखनऊ समझौते में 19 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया। इनमें प्रमुख मांगें थीं। क्या थी देखते हैं। प्रमुख मांगें क्या क्या थी दोस्तों। पहला है भारत में अविलंब स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार तथा इनमें निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। नंबर 3 है दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा सदस्य भारतीय हो। आगे, लखनऊ समझौते में मुस्लिम नेताओं ने एक सेकेंड मुस्लिम नेताओं ने कुछ प्रांतों में अति प्रतिनिधित्व के बदले अधिसंख्यक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। कांग्रेस और लीग की यह निकटता 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। आगे दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों तथा नरमपंथियों को एक करने में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उदारवादी नेताओं फिरोज शाह मेहता तथा गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 ईस्वी में मृत्यु से भी दोनों दलों की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्र राष्ट्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। आगे है दोस्तों, यहाँ लखनऊ में इस समय होम रूल के दोनों समूहों का भी संयुक्त अधिवेशन हुआ था और लीग एवं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इससे पहले 1915 ईस्वी में बम्बई में लीग एवं कांग्रेस का साथ अधिवेशन हुआ था। आगे दोस्तों, तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में ही अपना यह प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक ने लखनऊ सम्मेलन में सुझाव दिया कि दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए कांग्रेस के अंदर कार्यकारी कमेटी बनाई जाए। बाद में 1920 ईस्वी में नागपुर सम्मेलन में 15 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी बनी थी। आगे है होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन ने स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाया। जून 1914 ईस्वी में तिलक 6 वर्ष के कारावास के बाद मांडले से भारत आए तथा एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। आयरिश आंदोलन के प्रेरणता रेडमांड थे। ठीक है, आगे देखते हैं। होम रूल लीग बनाकर सरकार पर स्वराज के लिए दबाव डाला जाना था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, होम रूल का मुखपत्र था न्यू इंडिया, और कॉमनवेल नामक अखबार निकाले। कॉमनवेल अखबार में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की व्याख्या की। वे होम रूल द्वारा सभी वर्गों को संगठित करना चाहती थीं। आगे है, एनी बेसेंट ने मैडम ब्लावट्स्की द्वारा प्रकाशित पत्रिका लूसीफेर का भी 1889 ईस्वी से 1891 ईस्वी तक संपादन किया। सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन के बारे में लेख 2 जनवरी 1914 ईस्वी को कॉमनवेल पत्रिका में छपा। आगे,
छपा साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया होम रूल लीग से संबंधित था। एनी बेसेंट ने माना कि हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है। तिलक का होम रूल आगे है। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा तथा N.C. केलकर इसके सचिव बने। 1915 ईस्वी में जोसेफ बैप्टिस्टा के सुझाव पर ही अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तिलक को होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की पदवी मिली थी। आगे है दोस्तों जी.एस. खापड़े, बी.एस. मुंजे, आर.पी. करंदीकर तिलक की होम रूल के आगे देखते हैं होम रूल के सदस्य थे। तिलक के होम रूल का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था तथा शेष भारत एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था। तिलक की लीग 6 शाखाओं में विभाजित थी। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन यह बम्बई, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्वाधिक सक्रिय थी। आगे है तिलक ने स्वराज की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा से जोड़ा। तिलक ने छुआछूत और जाति प्रथा का भी विरोध किया। 1916 ईस्वी में सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के दल ने हाई कोर्ट में तिलक का मुकदमा लड़ा था। एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की 200 से अधिक शाखाएं थीं। 1917 ईस्वी में लीग के सदस्यों की संख्या 7000 थी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी जैसे नेता भी एनी बेसेंट की लीग के सदस्य बने। मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं लाला लाजपत राय ने भी एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। जॉर्ज अरूडेल एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव, संगठन मंत्री थे। मजदूर नेता बी.पी. वाडिया कोषाध्यक्ष और सी.पी. रामास्वामी अय्यर महासचिव थे। एनी बेसेंट के होम रूल का स्वरूप अखिल भारतीय था। एनी बेसेंट ने जिड्डू कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र बनाया। कृष्णमूर्ति ने फ्रीडम फ्रॉम द नोन नामक पुस्तक लिखी। आगे है एनी बेसेंट ने 1911 ईस्वी में बनारस में द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन बनाया तथा जे कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया, किंतु कृष्णमूर्ति ने 1927 ईस्वी में यह संगठन यह कहते हुए भंग कर दिया कि सत्य का प्रचार नहीं हो सकता, सत्य जिया जाता है। कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने बुद्ध के 5वें एवं भावी अवतार मैत्रेय का रूप घोषित किया। आगे है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने होम रूल के पक्ष में भाषण दिए व पर्चे छपवाए। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में दोनों होम रूल लीगों की संयुक्त बैठक भी हुई। ठीक है, आगे बैठक भी हुई।
आगे दोस्तों, जून 1917 ईस्वी में मद्रास सरकार ने होम रूल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर एनी बेसेंट, बीपी वाडिया व जॉर्ज अरुडेल को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को ऊटी यानी ऊटकमंड में नज़रबंद रखा गया। आगे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने इस गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। अब तक होम रूल से अलग रहे उदारवादी नेताओं जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्ना व मदन मोहन मालवीय ने भी समर्थन प्रकट करने के लिए व एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की। सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने कहा, भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। यह एनी बेसेंट का कथन था। आगे, जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट सरकार व सुधारों की समर्थक बन गई तथा तिलक इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इससे होम रूल आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइनें याद रखिएगा। किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो सिरोल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन सिरोल। आगे दोस्तों, 1918 ईस्वी में दोनों होम रूलों को मिलाया गया। होम रूल आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि इसने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार की जो आने वाले वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार बने। इसने गांवों व शहरों में संपर्क बनाया तथा स्वशासन की मांग को प्रसिद्ध करके देश में राष्ट्रीयता का माहौल बनाया। फिर भी एंग्लो इंडियंस, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां होम रूल आंदोलन से दूर रही, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल द्वारा हिंदुओं यानी मुख्यतः उच्च जातियों का शासन स्थापित होगा। मई 1917 ईस्वी में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें भारत सरकार के कार्यों की आलोचना की गई तथा प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया यानी इराक में भारतीय सेना की पराजय के लिए भारत सचिव चेम्बरलेन के नियंत्रण वाली भारत सरकार को जिम्मेदार माना गया। अतः चेम्बरलेन को इस्तीफा देना पड़ा। उसकी जगह मॉन्टेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में कांग्रेस व लीग द्वारा भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अतः भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत के उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने की घोषणा थी। मॉन्टेग्यू घोषणा की उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी।
ठीक है। आगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। तिलक ने 1919 ईस्वी के सुधारों को असंतोषप्रद, निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा यानी सूर्य विहीन उषा काल बताया। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इसको अपर्याप्त बताया गया। 1917 ईस्वी की मॉन्टेग्यू घोषणा व जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद इन सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया व 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने अखिल भारतीय उदारवादी संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया। तेज बहादुर सप्रू तथा वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री भी लिबरल फेडरेशन में थे। इस प्रकार 1918 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी। ठीक है, द्वैध शासन के दोषों के बारे में मद्रास के मंत्री के.वी. रेड्डी ने कहा कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन कृषि विभाग नहीं था। ठीक है, ये के.वी. रेड्डी ने कहा था। आगे दोस्तों देखते हैं, कांग्रेस के अंदर ही शक्तिशाली प्रभावक गुट, इसको हम प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं, के रूप में कार्य करने के लिए मदन मोहन मालवीय तथा एम.एस. एनी ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 ईस्वी के अधिवेशन को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू।